साइमन कमीशन के प्रस्तावों के बारे में अस्पृश्य समाज की प्रतिक्रिया जान लेने और उनके राजनीतिक हकों के लिए भविष्य की नीति तय करने की जरूरत थी। इसके अलावा विलायत में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि का जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि हिंदुस्तान के भावी संविधान की योजना उस सम्मेलन में बनाई जाने वाली थी और देश का भविष्य तय करते समय इस देश के 7 करोड़ जनसंख्या वाले अस्पृश्य वर्ग का राजनीतिक भविष्य उसी समाज के प्रतिनिधियों को तय करने का अधिकार मिलना जरूरी था। उसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर अधिवेशन का आयोजन जरूरी हो गया था। इस तरह का अधिवेशन लेने का, आयोजित करने का सम्मान पहली बार नागपुर को मिला। नागपुर के स्थानीय नेताओं ने ही निर्णय लिया कि अखिल भारतीय अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया जाए। इस निर्णय के अनुसार दशरथ पाटिल और लक्ष्मणराव ओरगले एमएलसी मुंबई जाकर डॉक्टर अंबेडकर से मिले। इस मुलाकात में अखिल भारतीय दलित वर्ग की परिषद डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में नागपुर में लेना तय हुआ। नागपुर में 8 और 9 अगस्त 1930 को होने वाला अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस का यह अधिवेशन अस्पृश्य वर्ग के उत्थान के आंदोलन का इतने व्यापक स्तर पर आयोजित किया गया पहला ही प्रातिनिधिक आयोजन था। स्वागत समिति के पदाधिकारी: स्वागताध्यक्ष टी.सी. साखरे, नागपुर। उपाध्यक्ष दशरथ लक्ष्मण पाटिल, बेला। खजिनदार विश्रामजी सेवायथुल, नागपुर। सेक्रेटरीज एल.के. ओरगले, एम.एल.सी. अमरावती। हरदास एल.एन. कामठी, पी.के. भटकर, अमरावती। शामराव जी. रहाटे, वडगांव। एच.डी. बेहाडे, मातंग नेता, नागपुर। अखिल भारतीय दलित कांग्रेस परिषद के लिए किस किस को आमंत्रित किया जाए, बुलाया जाए और परिषद किसकी अध्यक्षता में हो, इसके लिए परिषद के सचिव हरदास एल.एन. ने पुणे के शिवराम जानबा काम्बले को खत लिखा था। खत और शिवराम जानबा काम्बले द्वारा उस खत का दिया गया जवाब आगे दे रहे हैं। शिवराम जानबा काम्बले द्वारा इस खत का दिया गया जवाब: अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेस परिषद, कार्यालय विश्राम हॉल, लिकड़गंज, सकल नं. 1510, नागपुर शहर। 1 फरवरी 1930। स्वागत समिति अध्यक्ष के. जी. नंदागवली। उपाध्यक्ष डी.एल. पाटिल। कोषाध्यक्ष वी.एस. सवाईभूल वी.एस. सचिव एल.के. ओरगले, एम.सी. हरदास एल.एन. पी.के. भटकर, एच.डी. बेहाडे। प्रतिष्ठा में मिस्टर एम.जे. कामबले। पुनः प्रिय महोदय, आप लंदन में होने वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जानकारी से अवगत होंगे, जिसमें भारत के आगामी राजनीतिक संविधान पर चर्चा होनी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि डिप्रेस्ड क्लास नागरिक अधिकार की सुरक्षा और उनके हितों के प्रावधानों के लिए इसमें उपस्थिति बेहद जरूरी है और इस गंभीर विषय पर हमारे समाज के लोगों का ध्यान केंद्रित होना आवश्यक है। भारत के विभिन्न प्रांतों के लोगों ने इस संबंध में विचार विमर्श हेतु हमें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एम.पी.एच.डी. डी.एस.सी. बार्टाट लॉ, एम.एल.सी. बॉम्बे के सलाह मशविरे मार्गदर्शन के लिए संपर्क में हैं। समापन कमेटी की रिपोर्ट से संबंधित उनके विचारों को अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेस परिषद के नागपुर में होने जा रहे सम्मेलन के माध्यम से लोगों के विचारार्थ रखे जाते हैं। हम आपके आभारी होंगे यदि आप 15 फरवरी के पूर्व अपने इस संबंध में सम्मेलन लेने के संबंध में आपके विचार व राय से अवगत कराएं। साथ ही सम्मेलन के अध्यक्ष किसे बनाया जाए, उसकी जानकारी देकर अनुकंपा करें। धन्यवाद। हम आपके आभारी रहेंगे। आपका हरदास एल.एन. सेक्रेटरी ए.आई.डी.सी. नागपुर। कामठीपुरा, 5वां रास्ता कैंप, पूना। फरवरी 1930। 181। प्रतिष्ठा में सेक्रेटरी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस, नागपुर। प्रिय महोदय, आपको 1 फरवरी 1930 के पत्र की प्राप्ति की सूचना में कहना चाहूंगा कि आप पत्र को पढ़कर बेहद खुश हुई कि आप लोग नागपुर में आईडीसी की ओर से सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस के लिए योग्य व्यक्ति के होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर का नाम सुझाना चाहता हूं और इसी के साथ ही डिप्रेस्ड क्लास का प्रतिनिधित्व करने के योग्य प्रतिनिधि के रूप में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर योग्य प्रतिनिधि हैं। मैं सम्मेलन को सफलतापूर्वक संपन्न होने की तथा हमारे 6 करोड़ समाज बंधुओं के उत्थान के कार्य की सफलता की आशा व्यक्त करता हूं। आपका शिवराम जानबा काम्बले, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस, कार्यालय विश्राम हॉल, नागपुर सिटी। दिनांक 20 जून 1930। सकुल नं. 5, ज्ञापन नं. 5, संदर्भ नं. प्रिय महोदय, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के संबंध में समाचार पत्र पढ़कर ज्ञात हुआ है कि वह 20 जून 1930 को प्रकाशित होने जा रही है।
हम अपने समाज के पाठकों को साइमन कमीशन की रिपोर्ट का अध्ययन करने हेतु समुचित समय देकर इस संबंध सम्मेलन का आयोजन करने संबंधी 24 मई 1930 की मीटिंग में तय किया कि सम्मेलन 12 और 13 जुलाई 1930 को आयोजित किया जाए। इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर से संपर्क करने पर उन्होंने इस सम्मेलन के आयोजन की तारीख पर पुनर्विचार करने को कहा है। इस कार्य के लिए यह भी तय किया गया है कि इस सम्मेलन में युवा शिक्षा तथा महिलाओं से संबंधित कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाएं। भारत के सभी डिप्रेस्ड कॉन्फ्रेंस के सभी लोगों से निवेदन है कि वे इस कॉन्फ्रेंस के लिए अपने डेलीगेट्स प्रतिनिधि भेजें। प्रतिनिधियों के नाम, अपने संपर्क प्रस्ताव का प्रारूप सेक्रेटरी के नाम, विश्राम हॉल, नागपुर के पते पर भेजें। योजक चिन्ह, नागपुर 20 जून 1930। आपका हरदास एल.एन. सेक्रेटरी। दिनांक 8 और 9 अगस्त 1930 को परिषद का आयोजन करना तय हुआ। उसके बाद सचिव हरदास एल.एन. ने जो पत्रक प्रकाशित किया वह इस प्रकार था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के रहने का इंतजाम राज्यपाल भवन के पड़ोस में रहने वाले अब्दुल भाई खाकरा के बंगले में की गई थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले अलग रहने से इनकार किया। अधिवेशन में आए अन्य नेताओं के साथ ही वे रहे। इन नेताओं के लिए कॉटन मार्केट में शामियाने लगाए गए थे, वहीं उनके रहने का भी इंतजाम किया गया था। अधिवेशन वेंकटेश थिएटर, बाद में उसका नाम श्याम थिएटर हुआ, में संपन्न हुआ। इस परिषद के साथ सामाजिक, महिला, युवक और शिक्षा के बारे में भी अधिवेशन आयोजित किए गए थे और ये कार्यक्रम 10 अगस्त को संपन्न हुए। सामाजिक परिषद के अध्यक्ष ना राजभोज और स्वागताध्यक्ष दशरथ पाटिल थे। महिला परिषद पुणे के सौभाग्यवती गुणाबाई गडेकर की अध्यक्षता में हुई महिला परिषद की स्वागताध्यक्षा थी श्रीमती शेवंताबाई ओरगले, अमरावती, और सचिव थी श्रीमती तुलसाबाई बंसोडे पाटिल, नागपुर, श्रीमती जयबाई चौधरी, नागपुर, और श्रीमती काशीबाई मांडवघरे, अकोला। युवकों की परिषद के अध्यक्ष थे लखनऊ के एडवोकेट शिवदयाल सिंह चौरसिया और स्वागताध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी राघवेंद्र राव बोरकर जी ने। दलित कांग्रेस अधिवेशन का महत्व। 1930 में नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय दलित कांग्रेस परिषद का दलित वर्ग के उत्थान के आंदोलन के इतिहास में खास राजनीतिक ऐतिहासिक महत्व है। पहली बात यह है कि भारत का समूचा अस्पृश्य समाज एक छत्र के नीचे इकट्ठे होकर अखिल भारतीय स्तर पर सम्मेलन आयोजित किया गया। दलित कांग्रेस का यह पहला अधिवेशन था। दूसरी बात, अस्पृश्य वर्ग के नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर का नेतृत्व पहली बारी मानकर अपनी राजनीतिक मांगें पूरे भारत के स्तर पर एक स्वर में पहली बार ही सामने रखी। तीसरी बात, विलायत में होने वाले गोलमेज सम्मेलन के लिए अस्पृश्य समाज के एकमात्र नेता के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को एक राय से चुना गया। चौथी बात, दलित वर्ग के अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की गई। और पांचवी बात, इस परिषद में बहिष्कृत वर्ग के भावी राजनीतिक जीवन की उद्देश्य और नीतियों सहित योजनाओं की नींव रखी गई। संक्षेप में, इंसानियत से महरूम इस बहिष्कृत भारत के आजादी के आंदोलन के इतिहास का पहला पन्ना दलित कांग्रेस के अधिवेशन के साथ लिखा गया। समाज का कोटि कोटि धन्यवाद। जिन नेताओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और सेवकों ने दलित कांग्रेस की बागडोर संभाली और बहिष्कृत वर्ग की राजनीतिक क्रांति की पहले पहल शुरुआत की और सामाजिक जीवन में आमूलाग्र बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ाए गए संगठित कदमों के दृढ़ संकल्पों के कार्य के इस समाज पर अनंत उपकार हैं। 1930 में डॉक्टर अंबेडकर के प्रभावी नेतृत्व में आत्मोद्धार के इस आंदोलन का भारतीय सरकार पर पहला संगठित कदम दलित कांग्रेस ने पहली बार इस अधिवेशन के जरिए उठाया। अधिवेशन में पारित प्रस्ताव। 8 और 9 अगस्त 1930 में नागपुर में हुई अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेस की कांग्रेस में जो प्रस्ताव रखे गए थे वे इस प्रकार हैं। 1. अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस की ओर से साफ तौर पर इस बात की घोषणा की जाती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संपूर्ण आजादी के जिस विचार की घोषणा की गई है वह भारत के हित संबंधों के लिए घातक और नुकसानदेह साबित होने वाली है। इसीलिए राष्ट्रीय कांग्रेस की संपूर्ण आजादी की मांग का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। इस कांग्रेस के अनुसार उपनिवेश का स्वराज ही भारत की स्थितियों के अनुकूल सर्वोत्तम उद्देश्य हो सकता है। 2. उपनिवेशिक स्वराज तुरंत प्राप्त हो। इस उद्देश्य से सत्ता का हस्तांतरण करते हुए जिम्मेदारी से भरे जिन अधिकारों का तुरंत सत्तांतर करना राज्य के कामकाज के दृष्टिकोण से अव्यावहारिक होता है उन मामलों को छोड़कर अन्य सभी जिम्मेदारीपूर्ण अधिकारों संबंधी अधिसत्ता प्रदान करने के लिए इस कांग्रेस का विरोध नहीं है। लेकिन ऐसा करते हुए अस्पृश्य वर्गों के हित संबंधों की सुरक्षा के लिए हिंदुस्तान के संविधान में जिन बातों को समाविष्ट किया जाना चाहिए वे इस प्रकार हैं। देश के सभी केंद्रीय और प्रांतिक विधिमंडलों में अस्पृश्यों को योग्य प्रतिनिधित्व दिया जाए। सरकारी नौकरियों में सही अनुपात में आरक्षित जगहें हों।
3. स्थानीय स्वराज संस्थाओं में अस्पृश्य वर्ग की शिक्षा के बारे में उनके अधिकार और हित संबंधों की यदि उपेक्षा हो रही हो तो उस संदर्भ में भारत मंत्री से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से फरियाद करने का अधिकार हो और शिक्षा के इस मसले पर अंदाजपत्रक, बजट में अथवा कानून में प्रबंध करने के बारे में भारत मंत्री द्वारा रखी गई सूचना केंद्रीय और प्रांतों के मंत्रिमंडलों पर बंधनकारी हो। 4. सनातनी सवर्ण वर्ग द्वारा अस्पृश्य वर्ग के लोगों के साथ किए जाने वाले बर्बरतापूर्ण व्यवहार में वे कोई ठोस बदलाव नहीं ला पाए हैं, इसलिए अस्पृश्य वर्ग का भरोसा वे गंवा बैठे हैं। उसी तरह हिंदुस्तान के भावी संविधान में अस्पृश्य वर्ग को सुरक्षा संबंधी पक्का भरोसा दिलाने के लिए वे तैयार नहीं हैं। इसीलिए अस्पृश्य वर्ग को लगता है कि सबको मान्य हो ऐसा संविधान बनाते हुए उसमें इस देश की सामाजिक स्थितियों के बारे में सुयोग्य ढंग से सोचना भी जरूरी है और उसके लिए राज्य के संविधान में जरूरी प्रावधान केवल एक दूसरे की सहमति से ही किए जा सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन असल में दबाव की नीति होने के कारण शांतिपूर्ण सुलह की नीति से वह मेल नहीं खाता, इसलिए यह परिषद सविनय अवज्ञा आंदोलन की नीति को मान्यता नहीं दे सकती। इसीलिए वह अस्पृश्यों को इस तरह के आंदोलन में हिस्सा न लेने की सलाह देती है। 5. यह परिषद इस बात को मानती है कि वर्तमान की राजनीतिक समस्या का संवैधानिक समाधान खोजने और उसे हल करने का गोलमेज सम्मेलन बेहतर मार्ग है। इसीलिए वह अस्पृश्यों को उनके हित में उपदेश भी देती है कि वे उसमें शामिल हों। और परिषद सरकार को यह सुझाना चाहती है कि गोलमेज सम्मेलन पूरी तरह से सफल बनाने के लिए सरकार ने सभी पक्षों को उसमें हिस्सा लेने के लिए उन्हें योग्य प्रतिनिधित्व देकर आमंत्रित करना चाहिए। 6. देश के विधिमंडल के लिए अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि नियुक्त करने के इस तरीके का यह परिषद पुरजोर विरोध कर रही है। अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि उसी समाज द्वारा चुनाव के जरिए चुने जाएं, यह हमारी मांग है। अस्पृश्य वर्ग के नियुक्त प्रतिनिधि अन्य वर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाएं और उन्हें गवर्नर का प्रमाण पत्र प्राप्त हो, इस साइमन कमीशन द्वारा रखी गई घातक सिफारिशों का निषेध करती है। 7. अलग चुनाव क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में पूरा भरोसा होने के बावजूद अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित जगहों के साथ संयुक्त चुनाव क्षेत्र के सिद्धांत को मान्यता देने के लिए यह परिषद तैयार है, लेकिन उसके लिए वयस्क मतदान पद्धति को अपनाना जरूरी है। 8. जिन अस्पृश्य वर्गों को सामाजिक विषमता की अत्यंत निकृष्ट स्थितियों में जीवन बिताना पड़ रहा है, उनकी तुलना में अन्य अल्पसंख्यक वर्ग कहीं अधिक बेहतर सुखद स्थिति में है। इसके बावजूद साइमन कमीशन द्वारा अस्पृश्य वर्ग को वाजबी प्रतिनिधित्व मिलने की मांग को कमतर आंककर उनके हकों को नजरअंदाज किया गया और अन्य अल्पसंख्यक वर्गों को विशेष प्रतिनिधित्व बहाल किया गया। परिषद इस बाबत भी खेद व्यक्त करती है। यह परिषद ठोस रूप से चाहती है कि सभी अल्पसंख्यकों के लिए समानता का सिद्धांत समान स्तर पर लागू किया जाए। परिषद की मांग है कि अस्पृश्य वर्ग को उनका सामाजिक पिछड़ापन ध्यान में लेकर उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिलने वाले प्रतिनिधित्व के अलावा अधिक जगहें दी जाएं। 9. असेंबली और स्टेट काउंसिल में अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि उसी वर्ग के लोगों द्वारा चुने जाएं। इसके लिए इस अधिवेशन द्वारा परिषद अप्रत्यक्ष चुनावों की मांग करती है, लेकिन उसमें अस्पृश्य वर्ग का यथायोग्य प्रतिनिधित्व का हक मान लिया जाए, यह मांग रखती है। 10. साइमन कमीशन द्वारा काउंसिल ऑफ स्टेट में अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधित्व की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस बारे में यह परिषद खेद जताती है और मांग करती है कि काउंसिल ऑफ स्टेट में अस्पृश्य वर्ग का सुयोग्य प्रतिनिधित्व की बात मान ली जाए। 11. असेंबली की पुनर्रचना करते समय साइमन कमीशन ने जो खाका तैयार किया है उसकी उपयुक्तता ध्यान में रखते हुए इस परिषद की ये राय है कि वह खाका असेंबली से अधिक स्टेट काउंसिल के लिए अधिक उपयुक्त है। इस बात को ध्यान में रखते हुए और काउंसिल ऑफ स्टेट जनतंत्र के अधिक अनुकूल बनाने के लिए उसमें जरूरी संविधानात्मक बदलाव की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस परिषद की ये राय है कि असेंबली के लिए साइमन कमीशन ने जो खाका तैयार किया है वह स्टेट काउंसिल के लिए लागू किया जाए और असेंबली का गठन प्रत्यक्ष चुनावों द्वारा किया जाए। 12. साइमन कमीशन ने हिंदुस्तान की सेना के बारे में जो योजना सुझाई है वह इस परिषद को मंजूर नहीं। इस परिषद की राय में सेना भले आरक्षित विभाग हो, उसे हिंदुस्तान की सरकार के जिम्मेदारीपूर्ण अधिकार से हटाया नहीं जाना चाहिए। 13. इस परिषद को यकीन हो चला है कि हिंदुस्तान के अस्पृश्य वर्ग का एक केंद्रीय अखिल भारतीय संगठन होना जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह परिषद कमेटी नियुक्त करती है और कमेटी अखिल भारतीय संगठन का संविधान बनाकर परिषद के अगले अधिवेशन के सामने रखे और यह कमेटी परिषद की वर्किंग कमेटी के रूप में आगामी वर्ष के लिए काम करेगी और अस्पृश्य वर्ग से जुड़े सभी सवालों के बारे में और देश की हालिया राजनीतिक स्थितियों में पैदा होने वाली समस्याओं के बारे में सोचेगी।